लास्ट क्लास में रेडिएशन शुरू किया था। यस सर। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बताया था, रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, ट्रांसमिटिंग पावर, इमिसिव पावर, फिर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, फिर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर इमिसिविटी, फिर स्टीफेंस लॉ, फिर प्रॉब्लम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ध्यान से समझो। किरचॉफ्स लॉ कहता है कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर and absorptive power of all objects and surfaces are always equal at equal temperatures. At equal temperature. देखो इसका मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्टिव पावर ए, इमिसिव पावर कैपिटल ई, वो ऑब्जेक्ट ए हो या ऑब्जेक्ट बी हो या ऑब्जेक्ट सी हो या कोई भी हो, सबका सेम होता है। तो सबका सेम होता है मतलब ब्लैक बॉडी का भी होगा, होगा ना। तो इसका मतलब हो गया A अपॉन E इज इक्वल टू A अपॉन E ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का A 1 होता है और E B लिख देंगे। नॉर्मल का A होता है और E को लिखेंगे इमिसिविटी टाइम्स EB, EB कैंसिल, सो A इज इक्वल टू E। ये आपका किरचॉफ्स लॉ का आउटकम है। तो किरचॉफ्स लॉ को कहने का दूसरा तरीका ये भी होता है, फॉर एनी ऑब्जेक्ट absorptive power is equal to emissivity। इसी को कहने का दूसरा तरीका ये होता है जो स्कूल में लिखा रहता है कि a good absorber is
always a good emitter। ये भी स्कूल में ये सब सुना होगा, कहीं सर लोग बोलते रहे होंगे। तो ये किरचॉफ्स लॉ को बोलने का ही अलग तरीका है, बट एक्चुअल में किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट यही है कि रेशियो ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर टू इमिसिव पावर of all objects and surfaces are constant at constant temperature। ये एक्चुअल किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट है, बट इसके आउटकम को इन दो तरीकों से भी बोला जा सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो।
Done, sir. Yes, sir, done. आगे बढ़े। हाँ, sir. Next is Stephen's Boltzmann law. स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ का मतलब है, सपोज किसी से ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप साइज का, इसका सरफेस एरिया ए है और इसका टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टीओ है, और ये किसी सराउंडिंग में है जिसका टेम्परेचर टीएस है। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, और Yes, sir. साइमल्टेनियसली सराउंडिंग में हीट रेडिएट भी करेगा, है ना, सराउंडिंग में हीट रेडिएट भी करेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो रेड वाला लाइन है ये है रेडिएशन टू द सराउंडिंग, और ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग। हो गया ऐसा? Yes, sir. अच्छा, तो अब देखो, जो रेट ऑफ रेडिएशन होगा वो रेट ऑफ रेडिएशन क्या होगा? तो सरफेस एरिया ए इंटू एमिसिविटी ई इंटू सिग्मा एस इंटू टीओ टू द पावर 4 ऐसा होगा। बोलो, बोलना। Yes, sir. देखो स्टीफेंस लॉ में पढ़े थे ना हम लोग, Yes, sir. रेडिएशन क्या होता है, सिग्मा एफ, सॉरी एमिसिविटी सिग्मा एस टी रेज टू 4, तो वो पर यूनिट एरिया है, तो सरफेस एरिया ए है, मतलब इतना होगा रेट ऑफ रेडिएशन। Yes, sir. हाँ, sir. इसी तरह रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा? तो सरफेस एरिया ए इंटू एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए इंटू सिग्मा एस इंटू सराउंडिंग का टेम्परेचर टू द पावर 4, यही होगा। Yes, sir. हाँ, sir. सो नेट रेट ऑफ हीट लॉस बोलो या गेन बोलो, अगर टी छोटा है तो आई मीन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो गेन होगा, और ऑब्जेक्ट का ज्यादा है सराउंडिंग का कम है तो लॉस होगा, है ना। Yes, sir.
तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रेडिएशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऐसा बोलेंगे। हाँ सर। तो रेट ऑफ रेडिएशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो नेट रेट ऑफ हीट लॉस को क्या लिखेंगे फिर? मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s इंटू dt/dt विथ माइनस साइन, यही नेट रेट ऑफ हीट लॉस होगा। रेडिएशन क्या होगा? तो सरफेस एरिया A, एमिसिविटी सिग्मा s T⁴ माइनस सरफेस एरिया A, एब्जॉर्प्टिव पावर सिग्मा s Ts⁴। अभी ऊपर देखा था किरचॉफ लॉ में कि एप्सिलॉन और A की वैल्यू बराबर होती है। तो ये हो गया सरफेस एरिया A इंटू इमिसिविटी इंटू सिग्मा s कॉमन T⁴ minus Ts⁴. This is equal to minus m into s into dt/dt. तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ dt/dt is equal to surface area epsilon sigma s upon mass m into specific heat capacity s into T⁴ minus Ts⁴. तो ये जो टर्म हुआ इसको हम लोग माइनस dt/dt को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ कूलिंग। और पॉजिटिव आ गया तो रेट ऑफ हीटिंग। आई बात समझ में? हाँ सर। ये हो जाएगा रेट ऑफ कूलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। कॉपी कर लो। सर नेट रेट ऑफ हीट लॉस वो आपने वो कैसे लिखा? माइनस m ऑफ s dt/dt। किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो पढ़े हो ना, Q इज ms डेल्टा T। हाँ सर। या तो इससे जो टोटल हीट निकल रहा है उससे क्या होगा? इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हाँ सर। तो dq/dt को हम ms dt/dt लिखेंगे। हाँ सर। तो वही लिख दिया। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि dt/dt नेगेटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होगा? माइनस रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? माइनस dt/dt। समझा कुछ? किसी भी ऑब्जेक्ट से हीट जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा। बोलो कितना कम होगा? तो कैलोरीमेट्री में जो हम लोग पढ़े थे Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T, उतना कम होगा। यस सर। बस वही लिखा है।
हो गया सर। हो गया। चलो, नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। क्या है कि इस टॉपिक में बहुत छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेडिएशन। न्यूटन भाई साहब ने बताया कि इफ टेम्परेचर डिफरेंस between object and surrounding is small, then rate of cooling will be proportional to this temperature difference। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो किसी सराउंडिंग में है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मान लो T है। तो इसके हिसाब से rate of cooling should be proportional to T minus Ts। इसका मतलब माइनस dt by dt is equal to some constant into T minus Ts। मतलब माइनस dt upon T minus Ts is equal to some constant into dt। मतलब dt upon T minus Ts is equal to minus k dt। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। So integral of dt upon T minus Ts is equal to minus k integral dt। T is equal to 0 पर इनिशियल टेम्परेचर T नॉट, T is equal to T पर फाइनल टेम्परेचर T। तो ये हो गया ln ऑफ T minus Ts, lower limit T naught, upper limit T, this is equal to minus KT। So ln of T minus Ts upon T naught minus Ts, this is equal to minus KT। मतलब T minus Ts is equal to T naught minus Ts e to the power minus KT। तो यहाँ से टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। T is equal to temperature of surrounding plus T naught minus Ts e raised to minus KT। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये फॉर्मूला मिल गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से।
इसमें क्या क्या है? T टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, TS टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T naught initial temperature of object, temperature of object at time t, ऐसा बोल दो कैपिटल टी। ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड के, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इससे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा, इधर टेम्परेचर T, इधर टाइम T। इनिशियल टेम्परेचर वाज T नॉट, तो T नॉट फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, तब जाके डिक्रीज करना बंद करेगा। तो फाइनल टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग T नॉट से स्टार्ट किया, T इज इक्वल टू 0 पर, और TS होगा T इज इक्वल टू इंफिनिटी पर। इस पर वैल्यू पुट करके देखो, स्मॉल t 0 पुट करो तो T इज इक्वल टू T नॉट मिलेगा, और स्मॉल t इंफिनिटी पुट करोगे तो T इज इक्वल टू TS मिलेगा। आया समझ में? ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका न्यूमेरिकल हर साल एक एक पूछता ही है, तो ये फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और ये रेडिएशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। 2 मिनट्स। हो गया सर। आगे बढ़े। जी। जल्दी से ये 2 इजी क्वेश्चन सॉल्व करो।
बोलो, आया कुछ? बोलिए। सर मोर देन 40 डिग्री। देखो 60 to 50 हो जाता है 10 मिनट में। यस सर। तो 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। Yes, sir. हाँ सर। अगले 10 मिनट में रेट पिछले 10 मिनट से और छोटा होगा। यस सर। तो रेट छोटा होगा, मतलब पिछले 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, तो इस 10 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। मतलब 40 से 50 से 40 हो जाना चाहिए था सेम रेट से, तो उससे कम रेट है, तो 40 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो मोर देन 40। Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर। सेकंड वाला बोलो। सर Plate. प्लेट। क्या? Plate. प्लेट। लेट होगा, कैसे पता? सर प्लेट प्लेट सरफेस का एरिया सरफेस ज्यादा एरिया है। इन कांटेक्ट ज्यादा होता है। हाँ, सरफेस एरिया मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो इसी सर तरह मैंने सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखा था, 2 मिनट रुक सकता हूँ? तो इसी तरह के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और करते हैं। चलो, एक ये वाला कोशिश करो, इजी क्वेश्चन। इसको कोशिश करो।
आया कुछ आंसर? बोलो। नहीं देखो, जो रेट होगा वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। देखा था अभी ऊपर स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ में, Yes, sir. है ना, रेट ऑफ कूलिंग सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सब कुछ तो सेम है ना। अच्छा, तो सॉलिड कॉपर क्यूब है, तो कॉपर क्यूब का मान लो साइड लेंथ L है, तो डेंसिटी इंटू L क्यूब इसका मास होगा। दिस इज इक्वल टू, दूसरा क्या है, स्फेयर है, तो डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होगा। डेंसिटी डेंसिटी गया, तो 3/4 L क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। So radius R is equal to L into 3/4 to the power 1/3, ऐसा होगा। सर पाए कहाँ गया? 3/4 पाई कर दो, हाँ ऐसा होगा। यस सर। Yes, sir. अब स्फेयर का एरिया कितना होगा? स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², दैट इज 4πl² इंटू 3/4 टू द पावर 2/3, ऐसा होगा। Yes, sir. अच्छा, तो ये हो गया 4π टू द पावर 1 - 2/3, 1/3 इंटू 9 टू द पावर 1/3 इंटू L²। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 36π टू द पावर 1/3, ये नहीं, हाँ, इंटू L²। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 6L², है ना। Yes, sir. तो स्फेयर का 36π टू द पावर 1/3 L² और 6L², इन दोनों में कौन बड़ा है? थर्टी सिक्स पाए। 36π टू द पावर 1/3 बड़ा है क्या? बोलो। 6L². 6L² बड़ा है ना। हाँ सर. Since 6L² is greater than 36, अच्छा रेशियो पूछा है ना। यस हाँ, तो रेशियो वही होगा, मतलब कम ज्यादा तो ठीक है, तो रेशियो पूछा है तो ऐसे कर दो। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, पहले कौन है, क्यूब अपॉन स्फेयर। अच्छा, तो ये हो जाएगा 6L² अपॉन 36π टू द पावर 1/3
एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर भी हटा दो। So 216 upon 36 pi whole to the power 1/3, ऐसा कह सकते हैं? आए समझ में? कॉपी कर लो। Done, sir. हो गया, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करो।
बोलो कुछ। सर 8000 किलो जूल आ रहा है। अरे तो इतनी देर से क्यों खुद से चुप हो, पूछना चाहिए था ना। चलो, श्योर नहीं। इलेक्ट्रिक हीटर सरफेस एरिया इतना है और 60 किलो जूल एमिट करता है 1 मिनट में। ठीक है, तो पहले ऐसे देखो, 60 किलो जूल, तो 60 इंटू 10⁻³ 1 मिनट में, तो अपॉन 60 है ना, होगा। और 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इंटू डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मेरा हो जाएगा जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इमिसिव पावर। होगा ऐसा? यस सर। सो 10⁻⁷ अपॉन 200। सो 200 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। That is 5 into 10⁻⁴ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इमिसिव पावर हुआ मेरा। नाउ स्टीफेंस लॉ के हिसाब से इमिसिव पावर इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, यस सर। है ना। तो क्या पूछा है? डिटरमाइन द इमिसिव पावर, इसका इमिसिव पावर। तो एक आंसर तो ये हो गया। कह रहा है इमिसिविटी अगर 0.45 है तो ब्लैक बॉडी का क्या कहानी होगा। तो इसका मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0.45 इंटू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना। तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी हो गया 5 अपॉन 0.45 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है 1 आवर में कितना करेगा। व्हाट वुड बी द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इन 1 आवर, आइडियल टू इलेक्ट्रिकल हीटर इन ऑल एस्पेक्ट। तो एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इन 1 आवर, यही है। तो ये हो जाएगा मेरा इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इंटू सरफेस एरिया ए इंटू 1 आवर, दैट इज 3600 सेकेंड्स। ऐसा होगा? हाँ सर। दैट इज 500 अपॉन 45। सरफेस एरिया कितना था? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इंटू 200 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3600, दिस मच जूल। यस सर। अब देखो कितना आता है। फोर 400 हो गया। तो 10⁻² और 2 और 4 गया काम से, है ना। तो बच गया 200 इंटू 4, दैट इज 800 जूल। आंसर आया समझ में? यस सर। सर मिनिमाइज करो। 1 मिनट रुको यार, देख रहा हूँ कुछ।
गलत तो नहीं हुआ। 5 इंटू 10⁻⁴, तो 5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। नहीं यार, एक 10⁻⁴ भी आएगा इसमें, मुझे लग रहा है इतना कम तो होगा नहीं। देखो ये क्या था, 500/45 इंटू 10⁻⁴, एक यहाँ भी आएगा ना, एक 10⁻⁴ यहाँ भी होगा, और एरिया का 10⁻⁻⁴ होगा, तो इसमें एक 10⁻⁴ का टर्म और होगा। इसमें एक 10⁻⁴ का टर्म और होगा, तो 8000 किलो जूल होगा आंसर। यही किसी ने बोला भी था शायद ना, 8000 किलो जूल होगा। यस सर, बट आपका ओके। यहाँ पर 5/0.5 इंटू 10⁻⁴ का 10⁻⁴ लिखना भूल गया था मैं, और कुछ नहीं। चलिए जल्दी कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। बोलो। एक मिनट। हाँ सर। एक इसको करो।
बोलो, कोई आया आंसर? यस सर। क्या आया बताओगे तो बताते नहीं तुम लोग। सर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आया, कैसे किया? सर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों का रेशियो निकाल के। T is equal to temperature of surrounding plus initial temperature minus temperature of surrounding e raised to minus kT, यही है। तो 80 से 70 होता है और सराउंडिंग टेम्परेचर 25 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 80 से 70 होता है तो 70 सराउंडिंग का 25 और ये इनिशियल टेम्परेचर कितना था 80 सराउंडिंग का 25 e रेज टू माइनस के कितना टाइम लगता है 6 मिनट, तो इंटू 6 मिनट के इसमें, तो 70 माइनस 25 कितना होगा? 50। कितना? 45. So 45 is equal to 55 e raised to minus 6k. So 9 by 11 is e raised to minus 6k. ऐसा हो गया? So e raised to 6k is 11 by 9. So 6k is ln of 11 by 9. हो गया ऐसा? So k is equal to 1 by 6 ln of 11 by 9. k की वैल्यू मिल गई। अब पूछता है कि 60 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा, यही कहानी है। Yes, sir. तो 60 से 50 होने में, तो अब फाइनल टेम्परेचर 50, सराउंडिंग टेम्परेचर वही 25 है और 60 से 50 होना है तो इनिशियल टेम्परेचर 60 माइनस सराउंडिंग वही 25 e रेज टू माइनस के टी, यही टी मुझे चाहिए। Yes, sir. तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 35 e रेज टू माइनस के टी। सो e रेज टू के टी इज 7/5। ऐसा हो गया। एक ये मिल चुका है, एक ये मिल चुका है। अब k का वैल्यू उधर मुझे पता है, इसमें दोनों ओर लॉग ले लो, तो कुछ ऐसा हो गया के टी इज इक्वल टू ln ऑफ 7/5। k है 1/6, ln ऑफ 11/9 इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ 7/5। ऐसा होगा। Yes, sir. तो जो टाइम t मिला वो क्या मिल गया, 6 इंटू ln ऑफ 7/5 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 11/9। ये एग्जैक्टली दिस मच मिनट होगा। एक बार कोई बता सकते हो कैलकुलेटर देख के? बोलो। Ten hours. कितना आ रहा है? Sir, 10 minutes. Hours.
10.06 मिनट आ रहा है। Yes. आया सबको? तो कैलकुलेटर से 10.060 मिनट्स, ये हमारा आंसर होगा। लिख लिया सबने? सर हम लोग dt अब अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस के ए टी माइनस टी नॉट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, उससे इजी हो जाता। तेजी हो जाता, अभी लगाते हैं। लिख लिया सबने? Yes. सेकेंड मेथड जो ये कह रही है, बोलो क्या मेथड है तुम्हारा? सर रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, यही है। हाँ सर। रेट को क्या लिखूं बोलो? सर dt बाई dt। तो 80 से 70 हुआ 6 मिनट में, है ना? तो रेट क्या होगा? 80 माइनस 70 अपॉन 6। यस सर। दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखेंगे? 75 माइनस 25 उसका 75 एवरेज कहाँ से आया? सर 80 to 70 का अगर एवरेज लेंगे तो। क्यों लेंगे ऐसा? टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ऐसा। सो 10/6 इज इक्वल टू के, 80 और 70 का एवरेज है, तो 75 माइनस 25, ऐसा कुछ। यस सर। सो 10/6 इज इक्वल टू के इंटू 50, ऐसा कुछ मिला? अच्छा, Yes, sir. अब पूछ रहा है कि 60 to 50 कितनी देर में होगा। तो अब क्या लिखेंगे? 60 माइनस 50 मान लो टी टाइम में हुआ, तो डिवाइडेड बाई टी। यस सर। दिस इज इक्वल टू के इंटू 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यस। तो ये मुझे मिल गया 10 अपॉन टी इज इक्वल टू के इंटू, ये हो गया 55 माइनस 25 दैट इज 30। Yes, sir. तो ये 1 2 को डिवाइड कर दो, 1 2 को डिवाइड कर देंगे तो t अपॉन 6 इज इक्वल टू 50 अपॉन 30 दैट इज 5 अपॉन 3। यस सर। तो t इज इक्वल टू 10 मिनट्स मिला। Yes, sir. तो दोनों आंसर में फर्क समझ आ रहा है? इसमें t मिनट्स एग्जैक्टली मिला और इसमें एक्यूरेटली 10.06 मिनट लगा, है ना? हाँ सर। तो मेथड 2, ये जो एवरेज वाला मेथड है ना, ये एवरेज वाला मेथड भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे ऑप्शंस क्वाइट अपार्ट हैं। अदरवाइज ये ऊपर वाला जो मेथड है वो एक्यूरेट मेथड है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो नीचे वाला मेथड है इसका नाम है, मतलब जुगाड़ है, ये इसको जुगाड़ बोल देते हैं। इसको बोलते हैं एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। इस एवरेज फॉर्म का मीनिंग ये हुआ कि if an object cools down
from temperature T1 to temperature T2 in a small t seconds in a surrounding having temperature Ts, then rate of cooling will be proportional to temperature difference, that is T1 minus T2 upon T is equal to some constant into T1 plus T2 divided by 2 minus temperature of surrounding Ts. तो इस फॉर्म को जब यूज करते हैं तो इसका एडवांटेज ये है कि लॉग वर्क की जरूरत नहीं पड़ती और डिसएडवांटेज ये है कि इससे थोड़ा सा लिटिल एक्यूरेट आंसर आता है और जो एक्चुअल वाला इक्वेशन है उससे एक्यूरेट आंसर आता है। आया समझ में? Yes, sir. तो इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जिसका जिसका कॉपी हो जाए वो सब लीव कर सकते हो। Thank you, sir. So second वाली method easy है ना? हाँ इजी As compared to first. हाँ बट लेस एक्यूरेट है। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a good day.